साथियों नमस्कार। साथियों, ईरान और इजराइल के बीच में हमला चल रहा है। दोनों के बीच में टेंशन्स काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। इस टेंशन की शुरुआत सबसे पहले इजराइल ने करी थी, जब इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था, जो कि सीरिया के दमास्कस में स्थित है। उसके बाद ईरान ने यह धमकी दी थी कि अगले 48 घंटे में हम रिटेलिएट करेंगे या इजराइल पर हमला करेंगे। हालांकि ईरान ने 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम लिया, लेकिन इजराइल पर जो हमला किया वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला था। वो बात अलग है कि इजराइल का जो इंटरसेप्टर है या इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, आपने सुना होगा, उसने इनके 99% ऑफ हमलों को ख़त्म कर दिया, रास्ते में ही नष्ट कर दिया, ऐसा इजराइल ने कहा है। और इजराइल का ये मानना है कि उसके डिफेंस सिस्टम के आगे सबकी मिसाइल्स फेल हैं और इजराइल में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। ईरान ने जो भी हमले किए उनमें ज़्यादातर हमले तो हवा में ही नष्ट हो गए। कुछ हमले अगर नीचे हुए भी तो उसमें कोई इंसान नहीं मारा गया, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। उसके बाद ये बात भी सामने आई है कि इस कैजुअल्टी को रोकने में या हमलों को रोकने में या हवा में मार देने में सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूएसए के भी डिफेंस सिस्टम शामिल थे। जी हाँ, यूएसए का एक मेंबर है, एक एलाई है इजराइल, या एक तरीके से कह सकते हैं यूएसए का एजेंट है इजराइल, जिसके जरिए यूएसए पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में सबको दबा करके रखता है। यूएसए ने इस एजेंट को बैठाया ही इसलिए है कि जब वक्त आए तो इसे हड़का देना, बगल वाले को हड़का देना, कभी इसे, मतलब इस पूरे एरिया के तुम एक तरीके से गवर्नर हो, जिसको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कौन है? यूएसए। गवर्नर कौन है? इजराइल। आप बात समझ रहे हैं? और एक चीज और देखिए आप, यूएसए एक ऐसा देश है, इतना बदमाश देश है, इसने इजराइल के अटैक के बाद जब ईरान ने कहा था कि हम इस पर वापस हमला करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो यूएसए ने ईरान से कहा कि देखो जवाबी कार्रवाई मत कर देना, वरना हम बैठे हैं, इस बार हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ईरान ने कहा ठीक है देख लेंगे। ईरान ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद भी यूएसए कुछ नहीं बोला, बीच में नहीं आया। और अब यूएसए क्या कह रहा है, देखिए, यूएसए कह रहा है कि अगर इजराइल ने अब दोबारा हमला किया ईरान पर, तब हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। आप देख रहे, पहले इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, ईरान ने धमकी दी, यूएसए ने पीछे से बोला कि ईरान हम तुम्हें देख लेंगे, अगर हमला किया तो हम भी हमला करेंगे आप पर। ईरान ने कहा देख लेंगे, ठीक है। ईरान ने हमला कर दिया। अब इजराइल कहता है यूएसए से, यूएसए कहता है अब तुम कुछ कहना मत, तुम्हारे यहाँ कोई मरा तो नहीं है ना, इजराइल में एक आदमी मरा तो है नहीं, तो अब तुम टेंशन मत लो, इस मामले को यहीं खत्म करो। इजराइल से यूएसए कह रहा है। वरना अगर यूएसए ऐसा नहीं बोलता तो इजराइल फिर से हमला कर देता। इजराइल ने हमला करने से अपने आप को इसलिए रोका क्योंकि बाइडन का एक फ़ोन पहुंच गया था नेतन्याहू के पास, और बाइडन ने नेतन्याहू से कहा कि बेटा अब हमला मत करना, हो गया, छोड़ो यार, काहे को लड़ाई झगड़े को बढ़ा रहे हो। नेतन्याहू ने अपने आप को रोक लिया। प्लस यूएसए ने यह भी कहा कि देखो इजराइल और नेतन्याहू जो भी है, तुम अगर दोबारा हमला करोगे तो अब हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। भाई तुम पहले कौन से साथ आए थे? तुम्हारे सिर्फ डिफेंस सिस्टम ही तो है जिन्होंने रोक दिया था, और डिफेंस सिस्टम ने भी इसलिए रोका था क्योंकि तुम्हारे लोग वहाँ इसराइल में मौजूद थे, तुम्हारा ही एक बेस बना हुआ है इसराइल में, तुम्हें उसको भी बचाना था, इसलिए तुमने उसे यूज़ किया। इस तरीके का है यूएसए, अपने ही पपेट को बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा, दूसरे देशों के तो क्या ही काम आएगा। दिस इज यूएसए। खैर, इन सब के बीच ये बात भी सामने आई कि ईरान का जो हमला है ये आगे भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने ये बात कही है कि हम एक समय आने पर इसका जवाब फिर से देंगे। वो समय कब आएगा कोई नहीं जानता, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 2 दिन, 1 महीना, कुछ नहीं पता। तो इसलिए ईरान भी तैयारी कर रहा है दोबारा हमला करने की, या तो इजराइल पर वो सामने से करेगा या इजराइल के हमले का इंतजार करेगा। इन सब टेंशन्स के बीच में यूएसए के जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका कहना ये है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर हम पावर में होते ना तो ये लड़ाई झगड़ा स्टार्ट ही नहीं होने देते। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि एक्चुअल में ये लड़ाई इजराइल और ईरान की उतनी नहीं है जितनी जो बाइडन की और ट्रंप की है। जो बाइडन लंबे समय से पावर में है और उनके पावर में होने के दौरान दुनिया के कई क्षेत्रों में लड़ाइयां स्टार्ट हुई हैं, जिसकी वजह से जो बाइडन की इमेज अपनी ही जनता के बीच में खराब हो गई है। इसलिए जो बाइडन को यह दिखाना पड़ रहा है कि देखो मैं कितना नेशनलिस्ट हूं, और इसी कारणवश उन्हें इन चीज़ों में लिप्त होना पड़ रहा है, जिसमें ईरान को हमला करने वाली बात हो गई या कभी इसराइल के हमले को शांत करने वाली बात हो गई। यूएसए ये दिखाना चाहता है कि देखो हम अपने नेशनलिस्ट के लिए सबसे आगे खड़े हुए हैं, और इसी क्रम में बाइडन अपनी लीपापोती करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रही है क्योंकि वो अपनी जनता के सामने एक्सपोज्ड हो गए हैं। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज़्यादा ही वोकल थे, कुछ ज़्यादा ही साउंड थे, और साफ साफ बोलते थे कि देखो मेरा दुश्मन ईरान है, ईरान को छोड़ूंगा नहीं।
ईरान में 1979 में एक रेवोल्यूशन आया था, ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरानियन रेवोल्यूशन में वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और पूरी तरह से वो स्टेट इस्लामिक नेशन बन गया। थोड़े बहुत पारसी थे वो भी वहाँ से भगा दिए गए। बात सुनना, इसके बाद क्या हुआ, ईरान ने यूएसए के साथ अपने सारे टाइज खत्म कर दिए थे 1979 के बाद। जितने भी संबंध यूएसए के साथ थे, ईरान ने कहा हम कोई संबंध यूएसए के साथ नहीं रखेंगे। उसी दिन से यूएसए ईरान को अपना दुश्मन मान बैठा था। इस दुश्मनी को बढ़ाते हुए इतना ज़्यादा यूएसए ने एक्सलेट कर दिया था कि 1979 से 1988 तक इराक और ईरान का वॉर चलता रहा। उसके बाद भी अलग अलग टेंशन्स गल्फ में चलती रहीं, और उसके बाद जब मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और ये लगने लगा था कि कहीं ईरान इस मामले की वजह से न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, न्यूक्लियर वेपन ना बना ले, इसलिए यूएसए ने ईरान को शांत करने के लिए 2009 के आसपास जो ओबामा थे उन्होंने एक डील करी थी ईरान के साथ कि हम आपके साथ न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, आप टेंशन मत लेना। और ईरान को न्यूक्लियर डील के नाम पर थोड़ा सा शांत कर दिया था ओबामा ने। ओबामा उसी पार्टी से थे जिस पार्टी से जो बाइडन है, ठीक है। उसके बाद ईरान थोड़ा शांत पड़ा रहा, लेकिन अमेरिका को मालूम था कि ईरान ज़्यादा दिन शांत नहीं रहेगा, हो सकता है अपने न्यूक्लियर वेपन बना ले। और अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो इस पूरे क्षेत्र में जो मेरा एजेंट मैंने बैठा रखा है उसके पैरेलल एक और एजेंट ऐसा आ जाएगा जिसके पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी या न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। और अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन हुए तो मेरा दबदबा इस क्षेत्र में चलने नहीं देगा, जिसको मैं दबा करके रखता हूं और जिसके जरिए मैं यूरोप को भी एनर्जी दिलवाता हूं ऑयल एंड गैस के रूप में, और इसके जरिए मैं इनसे खुद भी एनर्जी लेता हूं ऑयल और गैस के जरिए। तो यूएसए बेसिकली इजराइल के जरिए अपने दबदबे को बनाए रखना चाहता था, और वो नहीं चाहता था कि सामने कोई दूसरी पावर तैयार हो। दूसरी पावर ईरान तैयार हो रही थी विद द टाइम, जिसको कम करने के लिए या शांत करने के लिए ओबामा ने एक प्रयास किया था। लेकिन जब ओबामा को पता चला कि ये नहीं रुकने वाला, ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा या ताकतवर बन जाएगा, तो ओबामा ने भी 2011 के आसपास इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करवा दी थी और इतने गोले बरसाए थे अलग अलग देशों में, लगभग 28,000 बम ओबामा ने अपने काल में बरसाए थे, जिसमें यहाँ के देश शामिल थे और कुछ यहाँ अफ्रीका के जो नॉर्थ अफ्रीका वाले देश हैं वो शामिल थे। इनमें कई जगहों पर सत्ता परिवर्तन करवाया था। उसी सत्ता परिवर्तन को अरब स्प्रिंग बोलते हैं, जिनमें एक गद्दाफी था, आपने सुना होगा, लीबिया का शासक, जिसे जनता ने पकड़ के मार दिया था। एक्चुअली इन सभी क्षेत्रों में ऐसे नेता शासन करते थे जो नेता कम शासक ज़्यादा थे, मिलिट्री वाले लोग ज़्यादा थे, डिक्टेटर ज़्यादा थे। आजकल डिक्टेटरशिप का काफ़ी चर्चा चलती है, तो डिक्टेटरशिप वहाँ रहती थी। उन सभी को एक क्रम से हटवाया ओबामा ने, और हटवाने में ओबामा की सीआईए ने काम किया, यूएसए की सीआईए ने काम किया, और वहाँ के लोकल लोगों का माइंड वॉश करके वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करवा दिया। वो परिवर्तन इसलिए करवाया था ताकि ईरान इस बात से डर जाए कि कल को यहाँ भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा आ गई थी। इसी कारणवश, अब ध्यान से सुनना, अब चुनाव होने थे 2016 में यूएसए के। ओबामा 2007 में जीते थे, फिर 2011-12 में जीते थे। उसके बाद जब 2016 में होने थे तो ओबामा तो खड़े हो नहीं रहे थे। तब ट्रंप ने यह कहा था कि देखिए, इस बार अगर चुनाव हुए और मैं जीता 2016 में, तो मैं ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। इस बात पर उन्होंने अपना चुनावी कैंपेन चलाया था ट्रंप ने। और इसीलिए जब ट्रंप सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने ईरान के साथ ये जो न्यूक्लियर डील हुई थी इसे खत्म किया कि ये सब कोई नहीं, ईरान हम तुमसे दुश्मनी ही रखेंगे। आप समझ गए ट्रंप क्यों ईरान को नफरत करते हैं? क्योंकि ये उनके चुनावी मैंडेट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हम ईरान को जो है आइसोलेट करेंगे, और ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए फिर से। इस बात पे ईरान और ज्यादा चिढ़ गया था, और तब से ट्रंप ईरान को बहुत बुरी नजरों से देखते हैं। ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के, लेकिन जो बाइडेन उतनी बुरी नजरों से नहीं देख रहे थे। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उसी के जिसके ओबामा थे। यही कारण है कि ट्रंप और बाइडेन के बीच में एक ईरान भी एक फैक्टर रहता है अपनी जनता को खुश करने के लिए। इसलिए ईरान को ट्रंप ने दबा के रखा 2020 तक। उसके बाद जब बाइडेन आ गए तो ईरान फिर से खुल के सामने आया, और जैसे ही खुल के सामने आया तो इस बार तो ईरान ऐसा आ रहा था, इस कदर अपना जाल बिछा लिया था कि बाइडेन को भी ये लगने लगा कि ईरान कहीं ज़्यादा ताकतवर हो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि नेले पर धैला पड़ जाए। और इसीलिए इसराइल द्वारा ये हमला यूएसए ने करवाया था। लोग कितना भी कहें कि हमला इसराइल ने किया है, नहीं, ये यूएसए ने करवाया है जानबूझ करके, जिससे कि ईरान इस क्षेत्र में बदनाम हो। लेकिन ईरान भी कोई कम नहीं है, ईरान भी कम नहीं है साहब। ईरान ने अपने कुछ प्रॉक्सीज अलग अलग बैठा रखे हैं, जैसे कि एक प्रॉक्सी बैठाया हुआ है आपका लेबनान में, जिसे बोलते हैं हिजबुल्लाह। एक प्रॉक्सी बैठाया हुआ है आपका यमन में, जिसे बोलते हैं हूती ग्रुप। और एक प्रॉक्सी डायरेक्टली इसका तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं हमास को भी। ठीक है, इन सब के जरिए ईरान जो है काउंटर करने में लगा हुआ है यूएसए को, और यूएसए काउंटर कर रहा है ईरान को इसराइल के जरिए।
इसलिए आपने सुना होगा कि हमास और इसराइल की लड़ाई हो रही है। अभी 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने कई सारे मिसाइल जो है इसराइल पर दाग दिए थे। आए दिन आप सुनते हो कि हूती ग्रुप ने किसी के पानी के जहाज पर हमला कर दिया, कभी यहाँ पर यूएसए के पानी के जहाज पर हमला कर दिया, कभी यहाँ से कोई पानी का जहाज जा रहा है उस पर हमला कर दिया, किसी को बंदी बना लिया। ये सब ईरान करवाता है। ईरान के शिया ग्रुप्स हैं ये, हमास को छोड़ करके। हमास नहीं है उसका ग्रुप, उसको सपोर्ट करता है मॉरल। इस पूरे क्षेत्र में ये हो रहा है लंबे समय से। उसी क्रम का एक बढ़ता हुआ विस्तार है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। यूएसए नहीं चाहता कि इन दोनों में इतना युद्ध हो जाए कि इजराइल पूरी तरह से पिछड़ जाए। युद्ध में कोई जीते हारे वो बात की बात होती है, लेकिन लॉस बहुत होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, ट्रेड का लॉस होता है, और एक देश अपने आप में कमजोर भी पड़ जाता है। इसलिए यूएस इस लड़ाई को ज़्यादा खिंचने नहीं देगा, और यही कारण है कि जो ये हैं आपके बाइडेन, इन्होंने कहा है कि अब तुमने हमला किया तो हम देखो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम बस इतना चाहते हैं कि चिंगारी लगी रहे, इतना ना हो कि यूएसए तक लपटें आए। इनका मसला ये है। तो ईरान क्योंकि अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, उसे मालूम है कि अगर उसने हमले नहीं किए या अपने आप को डिफेंस में मजबूत नहीं किया तो ये सब मिलकर के इसे खा जाएंगे। इसलिए ईरान ने न सिर्फ लेबनान में, न सिर्फ यमन में, न सिर्फ हमास को सपोर्ट देने वाली बात, इतना ही सपोर्ट नहीं, ईरान ने 2 काम और किए हुए हैं, उसके बारे में बता दूं। ईरान ने एक ग्रुप बनाया हुआ है अफगानिस्तान में भी, जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। ये ग्रुप का नाम है फातिमा ग्रुप। फातिमा ग्रुप उन तालिबान लोगों का एक समूह है जो तालिबान लोग अमेरिका को पसंद नहीं करते, और उस फातिमा ग्रुप के जरिए ईरान अफगानिस्तान से पाकिस्तान को परेशान करवाता है। और इसी प्रकार का ईरान ने एक ग्रुप बना रखा है पाकिस्तान में जिसका नाम है ज़ैनब ग्रुप। ज़ैनब ग्रुप के जरिए ईरान पाकिस्तान में ही जो ज़ैनब, इसके जरिए ईरान पाकिस्तान में ही जो तालिबान, तहरीक तालिबान वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी तालिबान का शासन आना चाहिए, उन लोगों को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान में हमले करवाता है। आए दिन आप देखते होंगे पाकिस्तान में हमले होते रहते हैं, कभी तो ईरान डायरेक्ट ही कर देता है, कभी ग्रुप्स के द्वारा करवाता है। अब ईरान पाकिस्तान को परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएसए ने एक नया बकरा पकड़ा हुआ है ईरान को परेशान करने के लिए, वो है पाकिस्तान। तो यूएसए इधर पाकिस्तान से, इधर इजराइल से ईरान को परेशान करना चाहता है कैसे भी करके। और ईरान ने भी अपनी बिसातें बिछा रखी हैं प्रॉक्सी ग्रुप बना करके, जिसके जरिए यूएसए को परेशान कर रहा है। आप कहोगे ईरान से इतनी ज़्यादा दुश्मनी क्यों है यूएसए को? दुश्मनी की 2 वजह हैं। पहली मैं बता चुका, न्यूक्लियर वाली, कि न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ। और दूसरी वजह यह है कि पूरी दुनिया में रशिया के बाद सबसे ज़्यादा अगर गैस का भंडार कहीं है तो वो आपका ईरान में है, गैस का भंडार। इसलिए यूएसए को ये पता है कि अगर ईरान से हम अलग रहे, जैसे कि ईरान खुद ही यूएसए से अलग रहता है, अगर ईरान और यूएसए अलग रहे, यूएसए नहीं चाहता कि ईरान उससे अलग रहे, यूएसए चाहता है ईरान उसका पपेट बन के रहे, पालतू पालतू, जैसे सऊदी बन के रहता है या यूएई बन के रहता है। वो चाहता है पपेट बन के रहे, ईरान बन के रहना नहीं चाहता। तो यूएसए ये जानता है कि अगर ये मेरा पपेट नहीं बना, मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, तो ये अपनी जो गैस है वो एशिया में बेचता रहेगा, यूरोप में बेचता रहेगा, हो सकता है कहीं सेंट्रल एशिया में भी बेच दे। इससे क्या होगा कि जो यूएसए के पपेट हैं उनकी गैस वगैरह कोई खरीदेगा नहीं। हालांकि गैस जितनी भी देशों में पाई जाती है उनमें से एक आपका ईरान है, एक आपका इराक है, एक आपका सीरिया है, एक आपका लेबनान है, और एक आपका ये वेस्ट बैंक वाला इलाका है, वेस्ट बैंक वाला पैलेस्तीन का इलाका। इन क्षेत्रों में गैस खोजी गई थी लगभग 2006-2007 के आसपास, और ईरान तो गैस का भंडार है ही। इसलिए यूएसए नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में ईरान का दबदबा रहे, और कहीं ऐसा ना हो कि ये क्षेत्र उसके हाथ से निकल जाए और ये लोग अपनी गैस दुनिया में बेचने लगें। और अगर ऐसा होगा तो ईरान अकेला ही शामिल इसमें नहीं होगा, इस ग्रुप में ईरान के साथ चाइना भी आ जाएगा और रशिया भी आ जाएगा, और ये तीनों मिलकर के अपना ऑयल और गैस का जो धंधा है पूरी दुनिया में चला लेंगे। और कहीं भी नहीं चलाएंगे तो चाइना और इंडिया को बेच लेगा, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेगा ईरान। यूएसए पैसे के मामले में यहाँ से मात खा रहा है ईरान से। इसलिए यूएसए ये चाहता है कि या तो ईरान उसका पपेट बन जाए, और या ये पूरी तरह से इतना बर्बाद हो जाए कि इसकी कोई गैस खरीदे ना। इसी क्रम में यूएसए ने जब 2009 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करी थी, तो यूएसए ने ये कहा था कि देखो ईरान से हमारे संबंध अच्छे हो गए हैं, तो हमारे जो दोस्त हैं वो भी ईरान के साथ संबंध बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्रम में भारत ने ईरान के साथ संबंध बनाए थे, और भारत ने बोला था कि हम ईरान के साथ संबंध बनाने के दौरान एक यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे, ईरान में एक पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट होता है बंदरगाह, और उस पोर्ट के जरिए, इस पोर्ट का नाम होगा चाबाहर पोर्ट, चाबाहर। इस पोर्ट के जरिए इंडिया से शिप आएगा, यहाँ से रेल मार्ग और सड़क मार्ग के जरिए माल अफगानिस्तान होता हुआ सेंट्रल एशिया पहुंचेगा। ये एक रूट का डेवलपमेंट इंडिया कर रहा था ईरान के साथ मिलकर के। 2009 से इस पोर्ट पर काम होना स्टार्ट हुआ,
16 तक काम चलता रहा जब तक ओबामा रहे, क्योंकि वो ईरान को थोड़ा सा सही रखना चाहते थे अपने साथ। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, ट्रंप ने पूरी तरह से इस पर सैंक्शंस लगा दिए और कह दिया कि अगर किसी को ईरान से व्यापार करना है तो फिर हमें यूएसए को छोड़ना पड़ेगा या हमसे व्यापार मत करना। इसलिए इंडिया को चाबहार पोर्ट पर जो काम चल रहा था उसे स्लो करना पड़ा। और इसलिए 2-3 साल बाद खबर आई थी, 2019 की बात है, कि इंडिया के चाबहार पोर्ट पर काम हो ही नहीं पाया है, अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया, इतने साल से लगे हुए हैं, क्या कर रही है सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है। यहां पर सरकार इसलिए ढीली पड़ गई थी क्योंकि यूएसए के पूरे पूरे सैंक्शंस थे ईरान पर। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोग ब्लेम तो सरकार पर लगा देते हैं, लेकिन पूरी हिस्ट्री नहीं जानते कि क्या कारण है। वीडियो बनाने वाले वीडियो बना देते हैं, अपना प्रोपेगेंडा चला लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है साहब, अगर हम ईरान में चाबार पोर्ट बना डालते, बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बना के तैयार कर देते और रूट भी चालू कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूएसए से रिलेशन खराब हो जाते। और हम उस स्थिति में थे नहीं कि उस वक्त यूएसए के साथ रिलेशन खराब करना अफोर्ड कर पाए, इसलिए हमने काम को थोड़ा सा स्लो कर दिया था। जब तक बाइडेन रहे तब तक हमारे ईरान के साथ संबंध ज्यादा अच्छे रह नहीं पाए, या हम ज्यादा ट्रेड कर नहीं पा रहे थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड था। हमने ये कहा था यूएसए से कि देखो लंबे समय से हम इससे ऑयल और गैस ले रहे हैं, प्लीज हमें कुछ दिन और ले लेने दो, वरना हम पे कोई विकल्प नहीं है। और इसीलिए हम सिर्फ ऑयल और गैस ही लेते रहे जितना ले रहे थे पहले, कुछ नया काम नहीं कर पा रहे थे। फिर जैसे ही ट्रंप गए, बाइडेन आए, हमने दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया और ईरान के साथ हमारा मामला फिर से ठीक ठाक चलने लगा। ना ज्यादा कुछ खास था, ऐसा कोई ढोल नहीं पीट रहे थे कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट हाँ कोई दुश्मनी जैसी बात भी नहीं थी। लेकिन अब फिर से तनाव आ गया है, इस बार ट्रंप के आने के चांसेस हैं, अगर ट्रंप आते हैं तो फिर से मामला स्लो पड़ जाएगा। इसीलिए इंडिया ने नया विकल्प खोजा था ऑयल के लिए। अभी तो ऑयल के लिए ही मिला है, गैस के लिए भी देख रहे हैं, बताता हूं गैस का भी क्या है। ऑयल के लिए नया विकल्प खोजा था रशिया, कि यूएसए के इन सब राजनीति के चक्कर में हमारा ऑयल और गैस का व्यापार ठप्प पड़ जाता है, इसलिए कोई ऐसा एलाई हमारे साथ होना चाहिए जिससे हम सस्ता तेल लेते रहे। इसीलिए भारत रशिया से तेल ले रहा था सस्ते दामों पर, जिस पर यूएसए को और यूरोप को प्रॉब्लम थी। इंडिया ने गैस का भी विकल्प खोजा है, और वो विकल्प है आपका तापी पाइपलाइन। इंडिया एक पाइपलाइन बना रहा है लंबे समय से, जिसे तापी पाइपलाइन बोलते हैं। ये T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, इसे बोलते हैं तापी पाइपलाइन। इस तापी पाइपलाइन के जरिए हम तुर्कमेनिस्तान से गैस मंगाएंगे अपने यहाँ पर, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान भी तीसरे नंबर का सबसे बड़ा गैस का भंडार है दुनिया में। हमने ये विकल्प खोजा था, लेकिन इस विकल्प पे भी लगाम सी लग गई, क्योंकि यहाँ पर आ गया तालिबान और यहाँ पर है पाकिस्तान। ये दोनों इस काम को ठीक से होने नहीं दे रहे, और इन दोनों पे ही यूएसए का दखल है, यहाँ भी साफ दिक्कत है। तो हम लोग अभी गैस के सोर्स के मामले में कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि ऐसी किस जगह से लें कि जहाँ यूएसए का दखल ना हो। तो हमारे जो हित हैं ईरान से वो इतने हैं कि हमारा ऑयल और गैस चलता रहे, और जब तक पीओके नहीं आ रहा तब तक एक अल्टरनेट रूट बन जाए सेंट्रल एशिया में पहुंचने का। जब पीओके आ जाएगा तो यहाँ से सीधे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ईरान के साथ ये हित है। दूसरा, ईरान एक शिया कंट्री है, भारत में भी शिया लोग बहुत रहते हैं, तो उसके साथ भी हमारे कॉपरेशन है। तीसरा, ईरान ये राजनीतियों में पड़ने वाला देश नहीं है जो धर्म वर्म की राजनीति करे। धर्म की राजनीति करता है, बट उस वे में नहीं करता कि आए दिन कोई ना कोई लड़ाई करवाता रहे। वो अपना शांति प्रिय देश है, अपना शांति से रहना चाहता है, अपने अपने आप को विकसित करना चाहता है, अपना धंधा करना चाहता है। अब कोई यूएसए बीच में कूदेगा, कहीं से कोई बीच में कूदेगा तो उसे रिटेलिएट करना पड़ेगा। ईरान एक सभ्य देश है, बहुत सही देश है, इसलिए इंडिया चाहता है कि उसके साथ रिलेशन अच्छे रहें। ईरान ने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए वहां पर हमको वीज़ा फ्री भी एंट्री भी दे दी है, ये चीज़ भी हमारे पक्ष में है। इसराइल और इंडिया की दोस्ती एक अलग लेवल पर है, क्योंकि जब पाकिस्तान से एक ज़माने में लड़ाई होती थी हमारी, तो इसराइल ने हमारी मदद करी थी। प्लस इसराइल और भारत का दोस्ताना इसलिए भी है कि ज्यूज़ के मामले में इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा कहीं रहते हैं तो इंडिया में रहते हैं यहूदी लोग। और तीसरी बात ये भी है कि इंडिया भी इसराइल के बहुत काम आता है हर मामले में, और इंडिया अपने आप में एक मार्केट है, तो इंडिया के साथ तो हर कोई बना के चलना चाहता है। इसलिए इस वक्त हम ऐसी पोजीशन में हैं कि ना तो इसराइल के साथ खड़े हो सकते, ना ईरान के साथ खड़े हो सकते, और हम कभी किसी के साथ खड़े होते भी नहीं हैं। हम खड़े होते हैं जो वास्तविक चीज़ है उसके साथ। जब इसराइल और हमास का लड़ाई स्टार्ट हुई थी, हमास ने इसराइल पर हमला किया था, तो भारत ने हमास की निंदा करी थी कि गलत किया है तुमने। और जब वोटिंग की बारी आई थी अभी यूएनएससी में, यूएनजीए में, तब भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करी थी, क्योंकि फिलिस्तीन के निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। 2 साल पहले की बात है, तो 2 साल पहले हम फिलिस्तीन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। 2 साल पहले भी इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हुई थी, तब हमने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया, और अब हम इसराइल के पक्ष में थे कि इसराइल पर गलत हुआ जो हमला हुआ। और फिर जब बाद में इसराइल और फिलिस्तीन के मामले में इस बार फिर से वोटिंग होनी थी, तो हम पीछे हट गए, न इसराइल की तरफ है न फिलिस्तीन की तरफ है। हम देखते हैं मुद्दा, उस हिसाब से वोटिंग करते हैं। तो साहब हमारा स्टैंड तो ये है कि दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है, जयशंकर साहब ने कल एक ट्वीट किया था, ट्वीट में जयशंकर साहब कह रहे थे कि भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने 48 मिनट के अंदर अंदर इसराइल से भी बात करी है और ईरान से भी बात करी है, और दोनों से ही अच्छी बातें हुई हैं।
हम उस स्थिति पे आज खड़े हुए हैं, और आज हम उस स्थिति पे भी नहीं है कि यूएसए हमसे कुछ कहेगा और हम उसकी बात मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, ये बात भी है। तो आप जानिए इस पूरे क्षेत्र में जो लड़ाई का मसला है वो दो ही चीजें हैं, एक तो न्यूक्लियर पावर, कि कोई न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, दूसरा आपका ऑयल और गैस वाला मामला है ना, ऑयल और गैस। अगर आपको कभी ये पता करना हो कि यहाँ पे ऑयल और गैस का कितना रोल है युद्ध कराने में, या कभी आपको युद्ध प्रिडिक्ट करना हो, तो आप हमेशा दुनिया का मार्केट देखना, इसके दाम देखना, तेल के दाम ऊपर हो रहे हैं कि नीचे हो रहे हैं। जब भी तेल के दाम नीचे हो रहे होंगे समझ जाना उस जगह पे युद्ध होने वाला है। ये लोग ऐसे ही चलते हैं। खैर, और एक चीज और, जब इस युद्ध का प्रिडिक्शन हो रहा था ईरान का और इजराइल का, जब प्रिडिक्शन हो रहा था कि ईरान ने अब हमला किया, अब हमला किया, यूएसए ने बोल दिया था, सीआईए ने बोल दिया था कि ईरान हमला करने वाला है, सब अलर्ट हो जाना, अलर्ट हो जाना, उस वक्त दुनिया भर के मार्केट डाउन हो गए थे, क्योंकि सबको मालूम था अगर लड़ाई होगी तो जो ट्रेड रूट है वो प्रभावित होगा, और जब ट्रेड रूट प्रभावित होगा तो व्यापार घटेगा, व्यापार घटेगा तो प्रोडक्शन करने का भी मतलब नहीं है, इसलिए मार्केट डाउन हो गया था। लेकिन ये मार्केट भारत का डाउन नहीं हुआ था, भारत के मार्केट पर असर नहीं पड़ा, इसराइल के मार्केट पर भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि इसराइल को अपने डिफेंस सिस्टम पर भरोसा था। ये दो मार्केट सधे रहे थे, और भारत का मार्केट हमेशा सदा रहेगा अगर हम आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान देंगे। हमें किसी से क्या मतलब, कोई मरे चाहे गिरे, हम अपने आप को इतना सस्टेन बना लें कि हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ज़्यादा निर्भर ना रहना पड़े। हमारे पास अपना मार्केट भी है, हमारे पास प्रोडक्शन के संसाधन भी हैं, बस हमें करना ये है कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये भारत की आगे की राह है। तो इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे मामले में भारत की राह क्या है ये बता दिया मैंने आपको, युद्ध की असली दो वजह क्या है वो बता दी मैंने आपको, और मार्केट कितना बड़ा फैक्टर है ये बता दिया आपको। अगली चीज, एक फैक्टर और है, वो ये यूएसए में अभी चुनाव होने हैं, तो यूएसए चाहता है कि चुनाव का फायदा ले ले। जब भी चुनाव होते हैं तो आपको पता लड़ाई होती है। और दूसरा, इजराइल के मामले में भी जो नेतन्याहू हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, नेतन्याहू साहब, नेतन्याहू के खिलाफ आजकल माहौल को ज़्यादा बन गया है। इजराइल के लोग कई बार सड़कों पर आ जाते हैं इनके खिलाफ, इसलिए ये भी चाहते हैं कि कुछ नेशनलिज्म का मुद्दा उठा दें जिससे कि जनता का समर्थन इनको मिल जाए। इसलिए भी ये बार बार धमकी देते रहते हैं कि हम फिर से जवाब देंगे, ईरान को इस चीज़ का हम जो है सबक सिखाएंगे, आने वाले समय में सिखाएंगे। ये सब भी ये करते रहते हैं। तो चुनाव भी एक फैक्टर है, एक टेम्परेरी फैक्टर है। देखना जैसे यूएसए के चुनाव खत्म हो जाएंगे जनवरी में, उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में शांति आ जाएगी, इसराइल से रिलेटेड जितने भी युद्ध हो रहे हैं सब शांत पड़ जाएंगे। ये मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब कोई अपडेट होगी हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।